नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है समर्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं लक्की गौतम आप सबका स्वागत करता हूँ राजस्थान इतिहास की इस क्लास में। तो मित्रों, हम पढ़ रहे हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। अभी हमने देखा कि ये स्वतंत्रता संग्राम शुरू कैसे होने वाला था। हमने देखा कि मराठा जब राजपूताना में प्रवेश करा, धीरे धीरे जब राजपूताना के राजपूत राजा उनसे परेशान होने लगे तो उन्होंने मराठाओं से पीछा छुड़ाने के लिए किससे हाथ मिला दिया? अंग्रेजों से उन्होंने सहायक संधियां की। अब सहायक संधियां करने के क्या क्या परिणाम हुए वगैरह वो सब बातें अब हम देखने वाले हैं। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हमने देख लिया कि सहायक संधियां कर ली थी, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने राजस्थान में कुछ नए राज्य भी बनाए थे, उनके बारे में अब हम देखते हैं। तो अंग्रेजों ने नए राज्यों का निर्माण भी किया था। नए राज्य, इसमें सबसे पहला नाम आएगा टोंक। टोंक का किसको? अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी अमीर खां पिंडारी क्या करा? अंग्रेजों पिंडारियों का दमन किया पहले, लेकिन फिर इन्होंने देखा अंग्रेजों ने किया पिंडारी तो हमारे काम के, तो इन्होंने क्या करा? एक नई रियासत बनाई, टोंक। और क्या करा? टोंक रियासत को 1817 में इन्होंने मान्यता दे दी। मान्यता देकर अमीर खां पिंडारी को वहां का नवाब बना दिया। तो एक रियासत तो ये। दूसरी बनाई इन्होंने झालावाड़। तो बात चल रही थी कोटा के महाराव राम सिंह और झाला मदन सिंह, इन दोनों के मध्य विवाद चल रहा था। इन दोनों के बीच में न जाने किस बात को लेकर, मतलब वैसे तो ये ताकत को लेकर कि नहीं इस क्षेत्र पर मेरा अधिकार रहेगा, इस क्षेत्र पर मेरा अधिकार रहेगा, इन बातों को लेकर इनमें लड़ाई चल रही थी। तो क्या करा? अंग्रेजों को इन्होंने सहायता लेने की, अपना विवाद सुलझाने के लिए इन्होंने किनकी सहायता ली? अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों ने की, अरे इतनी सी बात। तो अंग्रेजों ने की कि कोटा में से क्या है, झालावाड़ को अलग रियासती बना देते, झालावाड़ को निकाल ही देते। भैया राम सिंह के तो क्या टेंशन आ गई है, भैया कोटा का भाग तोड़ दिया, हमने इस काम के लिए बुलाया था। लेकिन झाला मदन सिंह के तो मजा आ गया, क्योंकि झालावाड़ का राजा बना दिया झाला मदन सिंह। इस तरह इन्होंने दो नई रियासतों का निर्माण किया, और दो नई रियासतें होने के बाद टोटल रियासतें हो गई 19 रियासतें व 3 ठिकाने। कौन कौन से थे? लावा, नीमराण और कुशल। लावा, नीमराणा, कुशलगढ़। मैंने पहले ही बताया शुरुआत की क्लास में, लावा, नीमराणा, कुशलगढ़ ये 3 ठिकाने थे। इन 3 ठिकानों का एक और नाम था नॉन सैल्यूट स्टेट।
मतलब लावा निमराना और कुशलगढ़ का जो शासक बनता था उसको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। तोपों की सलामी नहीं देते थे, नहीं देते थे, तोपों की सलामी नहीं देते थे। और इसके अलावा क्या करा इन्होंने, एक सौ ये अब एक इन्होंने एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया, केंद्र शासित प्रदेश। किसको इन्होंने क्या करा, दौलत राव सिंधिया से, दौलत राव सिंधिया से इन्होंने अजमेर ले लिया भैया। क्या ले लिया, अजमेर, अजमेर ले लिया दौलत राव सिंधिया से संधि करके। फिर इसमें इन्होंने मेरवाड़ा जोड़ दिया, मेरवाड़ा क्षेत्र था उसको और जोड़ दिया। तो रियासत कौन सी बन गई, तो ये रियासत बन गई। रियासत क्या, ये इन्होंने बना दिया केंद्र शासित प्रदेश। किसको, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यहाँ का प्रथम एजीजी, एजीजी मिस्टर अब्राहम लोकेट, मिस्टर अब्राहम लोकेट, ये इसके प्रथम एजीजी थे। तो देखो कितनी दो रियासतें बनाई, टोंक अमीर खां पिंडारी को वहां का शासक बनाया, झालावाड़ को कोटा से अलग कर दिया और झाला मदन सिंह को वहां का शासक बना दिया था। टोटल मिलाकर राजस्थान में रियासतें हो चुकी थी 19। अभी देखो आप राजस्थान, ये रहा राजस्थान। राजस्थान में रियासतें कितनी हो गई थी 19। 3 ठिकाने नॉन सैल्यूट स्टेट, जिनके शासकों को जो संभालते थे उनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। इन्होंने क्या करा, दौलत राव सिंधिया से संधि करके अजमेर लिया और उसमें मेरवाड़ा जोड़ दिया। मेरवाड़ा जोड़ के अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश बना। मिस्टर अब्राहम लोकेट। अब 2 और प्रमुख प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी किसने की थी, सबसे पहले संधि की थी भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह। लेकिन वो संधि सही रूप से चल नहीं पाई थी। क्यों, ना तो पूरी तरह से महाराजा रणजीत सिंह उसके लिए संतुष्ट थे, ना अंग्रेज। तो वो संधि अंग्रेजों को बहुत अपमानजनक वो संधि करनी पड़ती है, जो कहते हैं अंग्रेजों के लिए अपमानजनक थी। तो अंग्रेज उसको सही ढंग से चला नहीं पाए। तो अंग्रेजों ने दोबारा कब की थी, 1805। इसीलिए सबसे पहली संधि मानी जाती है अलवर की। अलवर के हरबख्शपाल सिंह ने करी थी अंग्रेजों के साथ संधि। अब ये संधि भी कौन सी थी, रक्षात्मक और आक्रामक, रक्षात्मक व आक्रामक। ठीक है, ये तो होगा एक क्वेश्चन। सबसे पहले संधि, सबसे पहले लिख देता हूं, सबसे पहले अलवर ने संधि की थी रक्षात्मक व आक्रामक संधि। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रश्न बनता है, इधर से अलवर ने की, लेकिन वो कौन सा व्यक्ति था जिसने सहायक संधि पर अंग्रेजों की तरफ से सबसे पहले हस्ताक्षर किए, वो भी कहां पे, राजस्थान में। तो वो था चार्ल्स मैकऑफ, अंग्रेज अधिकारी जिसने सबसे पहले राजस्थान में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। सहायक संधि करवाई, कुछ भी कह लो, वो था चार्ल्स मैकऑफ, चार्ल्स मैकऑफ।
तो देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले, देख लो 2 क्वेश्चन कौन कौन सा। अंग्रेज अधिकारियों की तरफ से सबसे पहले सहायक संधि करने वाला था इधर से चार्ल्स मैटको अधिकारी, इधर से अल्बर्ट ने सबसे पहले रक्षात्मक व आक्रामक संधि की थी। कब? 1800। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, 19 रियासतें, 3 ठिकानों से लावा, मेमराना, कुशल, झालावाड़, टोंक। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सहायक संधियां हो गई। अब सहायक संधियों के बाद अंग्रेजों ने क्या क्या किया, तो हम समय देते हैं अंग्रेजों का 1757 से 1857 ईस्वी के बीच में अंग्रेजों ने भारत का बहुत बुरी तरह से शोषण किया। शोषण 4 प्रकार से। राजनीतिक चाले चल के धीरे धीरे पूरे भारत के रियासतों पर, राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। भारत की अर्थव्यवस्था बिगाड़कर भारत का आर्थिक रूप से शोषण किया। भारत की सामाजिक व्यवस्था बिगाड़कर सामाजिक रूप से शोषण किया। और धार्मिक रूप से भी भारत के लोगों को इन्होंने ठेस पहुंचाई और उनका शोषण करने का प्रयास किया। और यही चारों कारण किसके कारण बने? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम। इन्हीं कारणों के कारण 1857 में यह स्वतंत्रता संग्राम, ये क्रांति हुई। तो यही प्रमुख कारण है। तो अब हम इनको, जो ये राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, धार्मिक कारण है, इनको विस्तार से देखें। ठीक है, चलो यहीं से सबसे पहले बात करें राजनीतिक कारण की। राजनीतिक कारण, बात करें राजनीतिक कारण की, तो उसमें सबसे प्रमुख बात आती है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या व्यापक नीति। इसको क्या कहा जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या क्या था? लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम निकाला जिसको कहा जाता है गोद निषेध। गोद निषेध नीति। ये इनकी एक चाल थी भारत के राज्यों पर, उनकी रियासतों पर अधिकार। डलहौजी ने कहा कि देखो, जिस राजा के अपने खुद की संतान हो तो उससे हमको कोई समस्या नहीं, लेकिन जिस राजा के अपने खुद की संतान नहीं हो वो उसे उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। मतलब अगर राजा के किसी कारण से पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं है, या उसके कोई भी संतान नहीं है, तो वो किसी और को गोद लेकर उसे राजा नहीं बना सकता। ऐसी रियासत पर उस शासक के मरने के बाद अधिकार होगा किनका? अंग्रेजों का। ये किसने कहा? ये कहा लॉर्ड डलहौजी। और इस तरीके से इसने धीरे धीरे अधिकार करना शुरू किया। पहला 1848 से शुरू करें तो 1849 जेतपुर, संबलपुर, 1850 में बगहाट, 1852 में उदयपुर राजस्थान का, 1853 में इसने कब्जा कर लिया झांसी पे।
झांसी, 1854 नागपुर, और जो सबसे इसने मतलब वो कहते हैं ना कि एक नीचता दिखाना, मतलब बिल्कुल नीची स्तर पर गिर जाना, वो काम किया इसने 1856 में अवध पर इसने अधिकार किया। किस बात के कारण? आपके प्रश्न आता है कि कुशासन को आधार बनाकर लॉर्ड डलहौजी ने या अंग्रेजों ने किस रियासत पर अधिकार किया? तो वो थी अवध की रियासत। इन्होंने क्या कहा कि अवध के जो नवाब थे, अवध के जो नवाब थे, इन्होंने कहा कि अवध के जो नवाब है ना, अवध को जो संभालते हैं, जो राजा है अवध के, उनसे भैया अवध नहीं संभल रहा है, वहां पर कुशासन फैला हुआ है, तो उस कुशासन को रोकने के लिए हम इस अवध पर अधिकार कर रहे हैं। बल्कि सब जानते थे कि उस कुशासन को फैलाने वाले ही ये खुद अंग्रेज थे। तो उस समय वहां के शासक थे वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। तो अंग्रेजों ने अपनी मक्कारी दिखाते हुए वाजिद अली शाह को कुशासन के आधार पर हटाकर अवध पर कब्जा कर लिया। लेकिन इससे बहुत ज्यादा आक्रोश फैल चुका था अवध के सैनिकों में और बाकी जो भी लोग थे। इन्होंने झांसी पर अधिकार कर लिया, नागपुर पर, उदयपुर पर, बाघाट, जयपुर, सतारा, इन सब पर अधिकार कर लिया। किसके कारण? ये इनकी गलत नीति के कारण। तो ये क्रोध का कारण था। दूसरा हम देखें तो जो बाजीराव द्वितीय थे, बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे नाना साहब या धोंधूपंत। ये नाना साहब या धोंधूपंत, इनकी जो पेंशन थी वो बंद करवा दी। क्या करा? इनकी जो पेंशन थी वो बंद करवा दी। और क्या किया इन्होंने? और इन्होंने जो बहादुर शाह जफर, अब इसके साथ इन्होंने एक तो बुरा व्यवहार किया, अपमानजनक व्यवहार किया, और क्या कहा? लाल किला खाली करने को। लाल किला खाली करके कहां चल जाओ? कुतुब मीनार में रहने चल जाओ भैया, कुतुब मीनार। ये कहा अंग्रेज। इनके बहादुर शाह जफर के सारे अधिकार छीन लिए। क्योंकि बहादुर शाह जफर को जो माना जाता था कि मुगल इतने सालों से भारत पर शासन कर रहे थे, तो उस समय दिल्ली का जो शासक होता था उसी को भारत का सबसे बड़ा और ताकतवर शासक माना जाता था। तो जब इन्होंने बहादुर शाह जफर के साथ ऐसा व्यवहार किया तो समझ में आ गया कि अंग्रेजों की नीयत क्या। इससे सभी लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हो चुके थे। तो ये इनकी जो राजनीतिक चालें थी, ये इनकी बर्बादी का कारण बनी, 1857 के संग्राम का कारण बनी, और उसमें भी सबसे प्रमुख थी यही बात। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारण भी देखें। और अब बात करें आर्थिक कारण की। आर्थिक कारण, अब आर्थिक कारण क्या है? ये अंग्रेज यहाँ भारत में आ गए। भारत में आके इन्होंने अपना राज्य मान लिया। क्या है? यहाँ भारत में आ गए और भारत में आकर
अपना राज जमा लिया। ठीक है, भारत के जितने भी व्यापार धंधे थे उनको इन्होंने सब जगह चौपट कर दिया। तो सबसे पहले तो क्या, भारत के पारंपरिक उद्योग धंधे नष्ट कर दिए। छोटा लिख रहा है, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। क्या करा इन्होंने, भारत के जो भी पारंपरिक उद्योग धंधे थे उन सभी उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। व्यापारियों का व व्यवसायियों का शोषण किया। आपको शायद पता ना हो, इनकी वजह से क्या है, इन्होंने वो सूत काटने वाले उनको क्या, उनसे एक तो बनवाते थे माल, पूरे पैसे नहीं देते थे और जबरदस्ती उनसे काम करवाते थे। एक बात बताओ, 100 रुपए की चीज आ रही है, आदमी उसको चलो बढ़ाकर कितने 120, 130, 150 में बेच रहा, लेकिन अब वो जो 100 रुपए की चीज आ रही है तो आदमी क्या दूसरी 100 रुपए की चीज लाएगा, 50 रुपए का जो कमाया है उसको अपने घर में लगाएगा, कुछ भी करेगा। लेकिन अब 100 रुपए की चीज के कोई 50 रुपए देगा तो भाई 50 रुपए में होएगा क्या, घर चलाएगा, चीज उसमें तो पूरी चीज भी नहीं आएगी 100 रुपए में, जो चीज वो बेच रहा है। तो इससे परेशान होकर जो वो थे ना हस्तशिल्पी, उन्होंने अपनी उंगलियां, अंगूठे, हाथ वादी कटवा लिए थे ताकि उनसे ये काम करने की कह ही नहीं सके और वो कोई और काम कर लेंगे बोले से, लेकिन ये काम नहीं कर रहे। तो इस तरह का इन्होंने इतना बुरा वातावरण तैयार किया था अंग्रेजों में जिसकी कोई हद ही नहीं, बहुत ज्यादा। तो जैसे कि बंगाल का तो इन्होंने इतना आर्थिक शोषण किया था, इतना भ्रष्टाचार फैलाया था कि लंदन की संसद में भी इनके भ्रष्टाचार की बुराई हुई थी कि इतना भ्रष्टाचार, इतना ज्यादा बुरा शासन पूरी जिंदगी में नहीं देखा उन खुद अंग्रेजों ने, जो इन्होंने कंपनी ने यहाँ फैला। बात करें अब व्यापारियों का शोषण। दूसरा, इन्होंने भू राजस्व की नई नीतियां लाई, भू राजस्व इकट्ठा करने का, स्थायी बंदोबस्त। तो राजस्थान में तो ये स्थायी बंदोबस्त, इसके अलावा महलवाड़ी में क्या है, पूरा एक महल पूरे गांव वालों से इकट्ठा करते थे। रैयतवाड़ी में सिंगल किसान से, सिर्फ डायरेक्ट किसान से इसमें ये लिया करते थे। तो डायरेक्ट किसान से पता है लगभग कितना ले लेते थे, 90% टैक्स। अब 10% में क्या खाएगा, क्या कमाएगा बेचारा, तो इतना अत्याचार करते थे ये अंग्रेज। तो भू राजस्व की इन नीतियों के कारण, इन व्यापारिक नीतियों के कारण अंग्रेजों से बहुत परेशान हो चुके थे किसान वर्ग। बात करें अब सामाजिक कारण और धार्मिक कारण। सामाजिक कारण और धार्मिक कारण ये साथ में है, क्योंकि समाज पूरा धर्म से जुड़ा हुआ था। अंग्रेजों ने क्या करा, हमारे समाज में जो पहले चल रही थी, जैसे सती प्रथा का नाम आता है, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह,
आदि प्रथाओं के कारण अंग्रेजों ने भारत की जो संस्कृति, जो समाज चल रहा था, उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। दूसरा, इससे इन लोगों को क्या लगा कि अंग्रेज अब हमारा शोषण करने के साथ साथ हमारे समाज के साथ भी खेल रहे हैं, हमारे समाज की जो धारा बनी हुई है उसको तोड़ना चाह रहे हैं। तो इससे भी लोगों को बहुत गुस्सा आया। और आगे बात करें धार्मिक कानून, तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक धार्मिक निर्योग्यता कानून निकाला। इसके द्वारा क्या, जो ईसाई धर्म ग्रहण करेगा सिर्फ उसी को अपनी पैतृक संपत्ति मिलेगी। पैतृक संपत्ति लेने के लिए ईसाई धर्म ग्रहण करो, ईसाई धर्म ग्रहण करो। क्योंकि इन्होंने क्या करा था, जितने भी ईसाई मिशनरीज थे उनको इजाजत दे दी थी। कब? 1813 में ईसाई मिशनरी को धार्मिक प्रचार की आज्ञा मिल गई थी। धार्मिक प्रचार की आज्ञा मिल गई थी। अब क्या करते थे, पैतृक संपत्ति चाहिए आपको, पदोन्नति चाहिए, ज्यादा वेतन चाहिए तो क्या करो, ईसाई धर्म ग्रहण करो। इनकी इन नीतियों के कारण धार्मिक रूप से भी लोग इनसे नाराज होने लगे, इनको धार्मिक शोषण करना। तो ये जो प्रमुख कारण थे, यही कारण बने 1857 की क्रांति। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सैनिक कानून। सैनिक कानून में क्या, जो सैनिक होते थे ना, जैसे एक अंग्रेज है, अंग्रेज सैनिक की अगर तनख्वाह 195 रुपए है, ये किसकी तनख्वाह है, अंग्रेज की। तो भारत के सैनिक की तनख्वाह होती थी 35 रुपए। इतना अंतर, और दोनों एक ही पोस्ट पे है, लेकिन फिर भी इतना अंतर। और भी बहुत सारी पढ़ेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करें सबसे प्रमुख कानून की, तो इस जो 1857 का विद्रोह है ना, इसको सैनिक विद्रोह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सबसे प्रमुख भूमिका थी वो थी सैनिकों की। आम जनता के मुकाबले ये युद्ध किया था सैनिकों ने। तो देखते हैं सैनिकों के प्रमुख कारण। सैनिक कारण, सैनिक कानून सबसे पहला तो अंग्रेज अधिकारियों वो भारतीय अंग्रेज सैनिकों सबसे पहला कारण था अंग्रेज सैनिकों वो भारतीय सैनिकों में भेदभाव। जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे एक अंग्रेज को कितने मिल रहे हैं, 195 रुपए, तो उसके स्थान पर एक भारत के सैनिक को सिर्फ मिल रहे थे 33। दूसरा, भारत के सैनिक को बहुत मुश्किल से, बहुत ज्यादा मुश्किल से एक बड़ी पोस्ट मिलती थी, पहुंचने ही नहीं दिया जाता था, पोस्टिंग, उसका प्रमोशन ही नहीं करते थे। लेकिन जैसे कि एसपी भी है ना, आप तो समझ लो एसपी, एक जैसे एसपी है वर्तमान में, तो एक एसपी को एक अंग्रेज हवलदार को सैल्यूट करना पड़ेगा। ये किस मायने में सही है, किस मायने में सही है, मतलब भारतीयों के
मतलब भारतीयों का जो सम्मान है ना, उसको पैरों के तले नीचे रौंदा जा रहा था अंग्रेजों के। भारतीय कभी भी इस चीज को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। वो तो पता नहीं कैसे कर रहे थे इतने टाइम में। दूसरा क्या, जो बाहर जाते थे उनका भत्ता नहीं दिया जाता था, वेतन भत्ता। विदेश यात्रा का वेतन भत्ता नहीं दिया जाता था। पहला तो भारत के जो सैनिक थे वो विदेश यात्रा करना ही नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि भारत देश में शुरू से सिखाया गया है कि भारत देश ही सब कुछ है, आपका अपना देश ही सब कुछ है, और बाहर विदेशी यात्रा धर्म विरुद्ध। अब इस बात को क्यों कहा जाता है? धर्म विरुद्ध क्यों? अब इस बात को समझो, धर्म विरुद्ध क्यों? भारत में जो चाल चलन चलता है, हम जिस शुद्धता के साथ, जिस मन के साथ हमारे देश में काम करते हैं, हमारे देश में हम नदी को माता समान मानते हैं। वर्तमान में उस लेवल पे नहीं मानते, लेकिन उस समय पे माता समान माना जाता था, गंगा मैया कहते थे। हम पेड़ पौधों, धरती, हर किसी को माँ समान मानते थे और उनकी पूजा करते थे। तो इसका जो इफेक्ट बनता है, इससे एक माहौल बनता है, जो माहौल होता है वो हमें धर्म के प्रति अग्रसर करता है, ठीक है। लेकिन जब हम विदेश में जाएंगे तो वहाँ का जो खान पीन होगा, वहाँ के जो लोग होंगे, वो किस मन से काम करेंगे? क्या वो उस मन से उस तरह काम करेंगे जैसे हमारे देश में? क्योंकि हमारे देश की संस्कृति दुनिया की सभी संस्कृतियों से सबसे अधिक विकसित थी, मतलब उससे अधिक विकसित कुछ हो ही नहीं सकता। क्या होगा एक बार, एक आम इंसान को हमारे देश की संस्कृति भगवान की पदवी तक पहुंचा सकती है, तो इससे बड़ा काम और हो क्या सकता है? इससे ज्यादा संस्कृति और कर क्या सकती है? तो इससे अधिक विकसित और कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए धर्म विरुद्ध कहा जाता था विदेश यात्रा। लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेज मजबूर करते थे, और उनको जो वेतन भत्ता मिलना चाहिए विदेश जाने का, वो सही समय पर नहीं मिलता था, और जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता था। तो इस कारण से अंग्रेजों से ये बहुत नाराज थे। फिर अंग्रेजों ने क्या करा, 1854 में एक अधिनियम ले आई, डाक अधिनियम। इस अधिनियम से क्या हुआ, जो सैनिक थे, जो भारतीय सैनिक थे, वो अपने घरों पर डाक व्यवस्था का उपयोग नहीं कर सकते। मतलब डाक व्यवस्था बंद कर दी गई थी, डाक व्यवस्था बंद। अब एक बात बताओ, भारतीय सैनिक है, पहला तो अंग्रेजों के बीच में रहकर उनके लिए काम कर रहा है, अब उसको अपने घर से बात करनी होगी, अपने घर वालों से कुछ बात कहनी होगी, उनके मन की बात जाननी होगी, तो कैसे करेगा? चलो वर्तमान में मोबाइल है, लेकिन उस समय मोबाइल नहीं था, तो क्या करता बेचारा? तो डाक व्यवस्था से अपने मन की बात कहता था, घर वाले डाक भेजते थे, उनकी बात पढ़ के वहीं संतुष्ट हो जाता था। लेकिन उसको वो ऊर्जा मिल नहीं रही, घर वालों से बात हो नहीं रही, तो उसको क्रोध नहीं आएगा। तो ये सब बातें बहुत प्रमुख कारण बने 1815। अब जो सबसे प्रमुख कारण है वो आएगा तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में है कारतूस। कौन से? गाय व सूअर की चर्बी से बने कारतूस, चर्बी से बने कारतूस। तो भैया क्या मामला थे? सबसे पहले क्या है, जो भारतीय सैनिक थे ना, उनको एक राइफल दी जाती थी, ब्राउन बेस राइफल।
लेकिन बाद में इसको चेंज करके एनफील्ड राइफल कर दिया गया, एनफील्ड राइफल। तो अब क्या होता था एनफील्ड राइफल में, क्या वैसे तो दोनों में सेम ही था मामला, वही बारूद भर के उसको थोड़ी देर, अगर मंगल पांडे पिक्चर किसी ने नहीं देखी हो तो देख लेना, उसमें नहीं घिसना पड़ता था, थोड़ी देर उसको बारूद को दबाना पड़ता था, फिर उसके बाद उसको पैक करके, अब क्या है कि बारूद अंदर डाला जाता था, उसके लिए एक वो कारतूस आता था, कारतूस को ऊपर से छीलना पड़ता था दांत से। तो इन्होंने क्या करा, ऊपर क्या चर्बी लगानी पड़ती थी ताकि अंदर वो पानी न जाए, कोई वो सिम पड़ जाती है ना, सिम पानी अंदर जाने से, तो वो ना पड़े बारूद। तो इन्होंने क्या है चर्बी लगी ऊपर, किसकी, गाय और सूअर की। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, हिंदुओं के लिए पवित्र है गाय, तो सूअर मुसलमानों के लिए हराम है, मुसलमानों के लिए हराम है। तो इसके द्वारा तो जो हिंदू और मुसलमान दोनों थे, उन दोनों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था, उन दोनों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था। तो इस राइफल को पहले तो जनवरी 1857 में शामिल किया गया है, इसको किसमें, सेना में। 26 फरवरी 1857 को कहां, बुरहानपुर छावनी में सबसे पहले इसका विरोध हुआ, बुरहानपुर छावनी में सबसे पहले इसका विरोध हुआ, सबसे पहले विरोध, सबसे पहले विरोध कहां पर हुआ, बुरहानपुर छावनी। तो देख लो जनवरी में इसको शामिल किया गया, जब लोगों को पता पड़ने लगा कि यार इसमें तो गाय और सूअर की चर्बी की लगाते हैं। तो 26 फरवरी 1857 को सबसे पहले बुरहानपुर की छावनी में इसका विरोध हुआ। तो अब देखते हैं क्या, देख लो ब्राउन बेस राइफल से क्या कर दिया, एनफील्ड राइफल, ठीक है, ये क्या थे तात्कालिक कारण। अब इसको पूरा लिखने के लिए अभी क्या उधर पूरा ढंग से आएगा नहीं, शायद लिखूंगे उधर नहीं, जरा सी लिखते, एक काम करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे। अब क्या है ना, धीरे धीरे ये विरोध बढ़ने लगा, धीरे धीरे ये बात सभी तक पहुंच गई। तो ये बात पहुंच गई बंगाल में, बंगाल की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में एक वीर सैनिक था, मंगल पांडे। अब मंगल पांडे जो था, मंगल पांडे दिमाग से बहुत खर व्यक्ति था, उसका अगर एक बार दिमाग चल गया तो वो उड़ा ही देता था। तो देखो क्या हुआ पता था, 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 इस दिन क्या हुआ, बंगाल की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, अब ये सोचोगे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री क्या है, तो क्या सैनिक टुकड़ियां होती थी ना, तो उन सैनिक टुकड़ियों को अलग अलग नाम दे देते थे पहले जमाने में। तो उनमें से एक का नाम था 34वीं, अभी बीच में एक और नाम आएगा 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, ऐसे अलग अलग नाम दे देते थे। तो उनमें एक सैनिक था मंगल पांडे, मंगल पांडे। तो क्या हुआ उस दिन, सार्जेंट ह्यूडसन व जनरल बाग या बाग जो भी लिखो इसको, इन दोनों ने क्या मंगल पांडे पर दबाव बनाया कि ये उस कारतूस को छील कर, जो गाय और सूअर की चर्बी से बना कारतूस था उसको छीलकर ये बंदूक चलाए, बहुत ज्यादा दबाव बनाया।
तो क्या हुआ, इसने कि अच्छा चलो बंदूक चलानी है, अपना धर्म भ्रष्ट करना ही है, तो उनको ही भ्रष्ट कर दें जिन्होंने मेरे को दवा बनाया। तो सबसे पहले इसने उड़ा दिया ह्यूडसन को, फिर गोली चलाई जनरल पार्क, तो इन दोनों को निपटा दिया। और इस तरह से इसने शुरुआत करी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पहली आग लगाने की। फिर क्या हुआ, रॉबर्ट हुक ने मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को कलकत्ता में फांसी दे दी गई। तो यहां बात ये थोड़ी शांत हो गई, लेकिन धीरे धीरे आपकी तरफ फैल रही। आगे बात करें तो लंदन में 3 जने पहुंचे अपने काम से। कौन कौन? अजीमुल्ला खां, दूसरे नाना साहब जिनको धोंधू पंत भी कहते हैं। कौन के? कानपुर के रहने वाले थे, कानपुर के नाना साहब धोंधू पंत। और एक सतारा के अभी पढ़ा सतारा, रांगोजी बापू। जब ये तीनों मिले ना, क्या नाना साहब की इन्होंने पेंशन बंद करी, और अजीमुल्ला खान रांगोजी बापू के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। तो इन तीनों ने मिलकर के यार अंग्रेज अब ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हैं, तो इन तीनों ने प्लान बनाया 31 मई 1857 का। 31 मई 1857 का इन्होंने दिन निश्चित किया, किसके लिए? स्वतंत्रता संग्राम, क्रांति के लिए। लेकिन इसकी जो शुरुआत थी इन्होंने कहां कर की? फिर ये भारत में आए, कहां? बेठुर में आकर इन्होंने प्लान बनाया कि 2 प्रतीक चिन्ह क्या क्या थे? एक तो था कमल का फूल और रोटी। कमल का फूल और रोटी को अलग अलग रियासतों में बेचकर, अलग अलग सैनिक टुकड़ों के पास पहुंचाकर ये संदेश पहुंचाया कि क्रांति कब होगी? 31 मई 1857 के दिन होगी। लेकिन क्रांति उससे ही पहले शुरू हो गई थी। कब शुरू हुई थी वो? किसी कारण से 10 मई 1857 को क्रांति शुरू हो गई। और इस क्रांति का जनक जो सैनिक थे उन्होंने क्या करा? लाल किले को घेर लिया। और इस क्रांति का जो नेता बनाया वो बनाया इन्होंने बहादुर शाह जफर। ये सब कब हुआ? ये 10 मई को क्रांति छिड़ी, ये हुआ 11 मई को बहादुर शाह जफर को नेता बना दिया। तो बहादुर शाह जफर ने भी बख्त खां जो सेनापति था उसके द्वारा किनकी? क्रांतिकारियों की सहायता की। लेकिन क्रांतिकारियों का साथ देने के लिए अंग्रेजों ने क्या करा? हुमायूं के मकबरे के पास किसको? बहादुर शाह जफर को घेर लिया। किसने? हडसन और निकलसन। ये दोनों अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने हुमायूं के मकबरे के यहाँ बहादुर शाह जफर को घेर लिया। और बहादुर शाह जफर को घेर कर जो हडसन ने बहादुर शाह के
बहादुर शाह के 2 पुत्र और एक पोते को गोली से मार दिया और बहादुर शाह जफर को भेज दिया कहां पर? रंगून, अपनी बेगम किसके? जीनत महल के साथ। तो देखो क्या हुआ था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को इन्होंने गोली चलाने के लिए दबाव बनाया। जब दबाव बनाया तो दबाव में आकर उसने सार्जेंट ह्यूडसन और जनरल बाग इन दोनों की हत्या कर दी। इसके लिए उसको फांसी दे दी गई। कब? 8 अप्रैल 1857 को। कितने दिन बाद? 29 मार्च की तो ये बात थी, 30, 31, 8, 9-10 दिन बाद ही फांसी दे दी गई। कहां पर? कलकत्ता में। लंदन में मिले अजीमुल्ला खां, नाना साहब और रांगोली बाबा। इन तीनों ने मिलकर प्लान बनाया 31 मई 1857 को क्रांति करने का। क्रांति के चिन्ह क्या क्या थे? कमल का फूल और रोटी। 10 मई को क्रांति शुरू हो गई भारत में। 11 मई को लाल किले को घेर लिया। नेता बना दिया इस क्रांति का किसको? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने वक्त खान सेनापति की सहायता से क्रांतिकारियों की सहायता की, लेकिन अंग्रेज अधिकारी थे हडसन और निकलसन। इन्होंने हुमायूं के मकबरे किया, बहादुर शाह जफर को घेर लिया, उसके 2 पुत्र एक पोते की गोली से हत्या कर दी और रंगून भेज दिया किसको? बहादुर शाह जफर को जीनत महल के साथ, जहां 1862 में इसकी बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब ये हमारा आज का चैप्टर पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अभी मैं लिखाऊंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट। हाँ तो दोस्तों, अब सबसे पहली बात कि जब हमने जो 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय जो प्रमुख पद थे उन पर कौन कौन व्यक्ति विराजमान थे, तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं भारत। उस समय भारत का गवर्नर जनरल किसको बना रखा था? भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग तो भारत को संभाल रहा था, लेकिन लंदन को कौन संभाल रहा था? लंदन का प्रधानमंत्री पीएम से अच्छा समझ होगा। लंदन का पीएम कौन था? पामस्टन। लंदन का पीएम। यहाँ का जो सेनापति था, सेनापति किसको बना रखा था? भारत का सेनापति बना रखा था जॉर्ज एडिसन को। और 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने बुलाया कॉलन कैम्पबेल। किस सेनापति को बुलाया? कॉलन कैम्पबेल। तो ये तो थी अंग्रेजों की तरफ की महत्वपूर्ण बातें। लेकिन अब बात करें भारत, तो क्रांति का नेता किसको बनाया गया? क्रांति का नेता बनाया गया बहादुर शाह जफर को। कितनी तारीख को शुरू हुई? 10 मई 1857। ये थी प्रमुख बात। सबसे पहला शहीद कौन था? इस क्रांति का सबसे पहला शहीद था मंगल पांडे।
तो अब अंतिम शहीद कौन था? अंतिम शहीद थे तात्या टोपे। तात्या टोपे। अब एक और प्रश्न आता है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, अभी कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। महक परी, तो महकने वाली परी थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। अब क्या है, बेगम हजरत महल कोई शानदार सा इत्र लगाती है, कि बेग में से इत्र वगैरह लगाए रखती है, तो महकती है, तो इनका नाम पड़ गया महक परी। अब दूसरा नाम आता है महल परी। महल परी, तो महल में रहने वाली परी कहा गया है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी। तो ये आपके जो प्रमुख जो प्रश्न बन सकते थे एक्स्ट्रा में, ये सब आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब क्लास को करते हैं। ठीक है मित्रों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे। अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने मित्रों के साथ। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।